आज का हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम लोग गैस पढ़ते हैं तो गैस में सिर्फ किस तरह का एनर्जी पाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो तीन तरह का, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम स्टडी किए थे उसके बाद देखे थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है वो 3 होता है, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 होता है, और ट्राइटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं। वहां पर हम कुछ टेम्परेचर का भी कंसेप्ट बताए थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और अगर डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक गैस हो जाता है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। इन जनरली कितना से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। जो ट्राइएटॉमिक हम लोग 6 लेते थे, अगर पॉलीएटॉमिक की बात करेगा तो हम लोग 7 यूज करेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए। ना अब आज का लेक्चर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन का क्या मतलब होता है, इक्वी मतलब इक्वल, यहां से देखिए इक्यू मतलब इक्वल हो गया, और पार्टीशन का क्या मतलब होता है, विभाजन, कि एनर्जी का इक्वल विभाजन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एनर्जी करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का पार्टीशन होता है, जो विभाजन होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो इक्वल होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काइनेटिक एनर्जी का जो पार्टीशन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम काइनेटिक एनर्जी होता है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा नहीं है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर हीट ट्रांसफर होते रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा, इसकी वजह से जो उसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बदलते रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तब द टोटल एनर्जी, कहने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कहीं पर कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तब 1 डिग्री पर जो डिग्री काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। पर डिग्री का जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, इक्वल होता है। दिस लॉ इज नोन एज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर इक्विपार्टीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय हाफ kT, ठीक है। बहुत सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसके स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितना काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ kT। इसको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हाफ kT काइनेटिक एनर्जी इसका होगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर के क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो के। अच्छा हम बता देते हैं के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो हाफ kT, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी हाफ kT, तो अगर हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसको आप f से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नो एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि अगर मोनो एटॉमिक गैस हो, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो एक मोनो एटॉमिक गैस का के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ पर देखिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होता है हाफ kT, तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/2 kT। अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से मोनो एटॉमिक गैस का, तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, 3/2 kT के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो एक मॉलिक्यूल्स का है, अगर यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हो जाए किसका, मोनो एटॉमिक गैस का, मोनो एटॉमिक गैस का, तो कितना आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 50 मॉलिक्यूल्स आ जाए मोनो एटॉमिक गैस का, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल्स आ जाए तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर है कि n मोल है, ठीक है, n मोल, या फिर आप, अच्छा इसको आप पहले ही पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलेकुल्स ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, मोनोएटॉमिक के लिए। 1 मोल का कितना हो जाएगा 3/2 kT, ये तो 1 मोलेकुल्स का है। तो 1 मोल में कितना मोलेकुल्स होता है Na, यानी कि एवोगाड्रो नंबर, Na एवोगाड्रो नंबर इतना होता है 1 मोल में। तो आप Na से क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, ठीक है, n मोल का कितना हो जाएगा मोलिकुल्स, n मोल का 3/2 kT Na, ये कितना का है 1 मोल का है, तो n मोल का इंटू n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए बेसिकली जो यहाँ पर तरीका है वो काफी ये सिंपल सा मेथड है, बस हम एक को आपको करके बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो n मोल्स का इतना आ जाएगा, तो देयरफॉर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3/2, अच्छा k का वैल्यू कितना होता है R/n0 या फिर Na, हम लोग k के जगह पे R/n0 यूज करते थे। n0 भी एवोगाड्रो नंबर है और Na भी एवोगाड्रो नंबर है, Na से भी इसको नोट करते हैं। T आ गया, फिर यहां से कितना आ गया Na, और फिर यहां से n आ गया, देखिए Na से Na कैंसिल, तो देयरफॉर 3/2 nRT, ये आ गया कितना काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और ये n मोल का आ गया, n मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 3/2 nRT के बराबर होता है, ठीक है। n मोल का काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT के बराबर होता है। दिस इज नाउ, अब अगर हम लोग डायटोमिक के लिए चलेंगे, ठीक है, तो डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा, अगर डायटोमिक गैस है हमारे पास तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे 1 मोल, सॉरी हाँ 1 मोल का कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका 1 मोल का आ जाएगा, यहां से देखिए 1 मोल का यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/2 kT इंटू Na, ये आ जाएगा 1 मोल का, किसके लिए आपको डायटोमिक के लिए। उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी अगर n मोल सब्सटेंस का निकालना है n मोल का, तो कितना आ जाएगा 5/2 nRT, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, ठीक है। ये n मोल का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये आपका डायटोमिक के लिए हो गया। उसी प्रकार से अगर हम पॉलीएटॉमिक के लिए निकालेंगे, ट्राइएटॉमिक के लिए भी निकलेगा, तो ट्राइएटॉमिक के लिए यहाँ पर कितना लेंगे हम लोग 6 लेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक के लिए निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपका n मोल का कितना हो जाएगा 7 हम लोग यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है। पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना यूज करते हैं 7 यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 nRT। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास डायटोमिक गैस है, ठीक है, उसका 50 ग्राम है, कितना ग्राम है 50 ग्राम है, तो इसका कितना होगा आपका, इसका ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम है तो आप कोई गैस दिया रहेगा ना, जैसे ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, जिसको आप नंबर ऑफ मोल निकालो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और डिवाइड करके वेट अपॉन मोलिकुलर वेट निकाल के n यहाँ पे रख दो, टेम्परेचर दिया रहेगा, R आपका क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और 5/2 तो आपको ये डायटोमिक के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोग इसी प्रकार से अप्लाई करते हैं, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एनर्जी है इसमें क्या रिलेशन होता है यही से हमको पता चलता है। तो किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरली क्या हो गया, इन जनरल यहाँ पे क्या हो गया कि अगर n मोल का अगर निकालने के लिए बोलेगा तो इन जनरल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद इसके लिखने के बाद आप लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इन जनरल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फॉर n मोल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम F इंटू हाफ nRT, ठीक है। जितना अगर मोनोएटॉमिक बोलेगा तो F के जगह पर 3, अगर डायटोमिक बोलेगा तो F के जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, अगर आपका पॉलीएटॉमिक बोलेगा तो F के जगह पे 7 रखेंगे, अगर ट्राइएटॉमिक बोलेगा तो F के जगह पे हम लोग 6 रखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अभी हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको स्मॉल f से नोट करते हैं, एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट ये आपका थर्मोडायनामिक्स का है। इसके जस्ट बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जस्ट बाद हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, और आप केमिस्ट्री में भी इसको पढ़े होंगे, ठीक है।
कि गामा क्या होता है, एडियाबेटिक कांस्टेंट, पी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो गामा होता है ना, यही गामा यहाँ पर यूज किया गया है कि एडियाबेटिक कांस्टेंट ये गामा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबेटिक कांस्टेंट इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, यही हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ऑफ एन मोल, एन मोल गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो अब सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो भी इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी गैसेस के पास, जो कि एजम्पशंस में ही बताया गया था, ये इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और कौन से, रोटेशनल, और ये तीनों किस में आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अभी जस्ट देखे हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी होता है F इंटू हाफ NRT एन मोल के लिए इन जनरली, जहां पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी। अगर आप थर्मोडायनामिक्स से चलेंगे तो किसी भी सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, किसी भी सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी होता है वो NCV/dt के बराबर होता है, या फिर NCV∆T के बराबर होता है। आपने पढ़ा था ना Q इक्वल टू MC∆T या फिर MC/dt MC/T। यहाँ पर M क्या होता है, मास होता है, और यहाँ पर आप N भी पढ़े थे ना, जब मोल के टर्म में लेते थे, स्पेसिफिक हीट के टर्म में हम लोग लेते थे, तो NC∆T NC/dt, यहाँ पर क्या है NC/dt। अब ये CV क्यों यूज किया गया है, वो इसीलिए क्योंकि CV, V का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसीलिए यूज किया गया है कि अगर आप कोई कंटेनर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इस गैस मॉलिक्यूल्स का उतना ही वॉल्यूम होता है जितना कि इस कंटेनर का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर CV यूज किया गया, ठीक है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी इतना आ गया, और यहाँ से इंटरनल एनर्जी NCV/dt आ गया, तो NCV/dt इक्वल टू F इंटू हाफ NRT, ये dt से t कैंसिल। अब देखिए आप ये नहीं कहिएगा कि d से d कैसे कैंसिल, ये भी टेम्परेचर, ये छोटा सा है और ये टेम्परेचर हम लोग t लिख लिए, लेकिन कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो CV इक्वल टू कितना आ गया, FR/2 आ गया। यहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये 2। अच्छा R का वैल्यू कितना होता है आप लोग नीचे बताइए तो कमेंट करके, ये FR/2 आ गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये CV आ गया आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर CV और F में रिलेशन आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, गामा में। तो हम देखते हैं कि CV का कोई और रिलेशन है क्या, तो है। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है। अच्छा Cp क्या हुआ, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और Cp/Cv जो होता है वो गामा के बराबर होता है, और गामा क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट है। Cp/Cv ये दो चीजें, इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए, थर्मोडायनामिक्स में फिर से आएगा, तो ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है। देखिए तो Cp माइनस CV इक्वल टू R, दोनों और क्या किया हम लोग, CV से डिवाइड कर दिए, तो CV से करेंगे इसको डिवाइड, तो Cp/Cv और CV/Cv यहाँ करेंगे 1, और यहाँ पे R/Cv, ये आ गया। अब Cp/Cv का वैल्यू कितना है, यहाँ से गामा है, इसके जब हम लोग गामा रख दिए -1, और R/Cv ये आ गया। अब गामा -1 इक्वल टू R/Cv, CV के जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ से FR/2, CV की जगह FR/2, R से R कैंसिल, तो और ये 2 ऊपर चले गया, और ये नीचे है, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे गलती हो गई, ये 2 क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/F, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गामा इक्वल टू 1 + 2/F आ जाएगा आपका। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही रिलेशन होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ये क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट है, और ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों को बार बार बताया जाता होगा कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होता है, सॉरी गामा इतना होता है, फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इतना होता है, डायटॉमिक गैस के लिए इतना होता है, ये यही से रिलेशन निकल के आता है। इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। गैस के लिए कितना हो जाएगा, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, इसके लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो गामा कितना आ जाएगा 1 + 2/3,
यानी गामा इक्वल टू क्या है 1+2/f, f यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इतना आ जाएगा। तो गामा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/5/3, ठीक है। ये डिग्री ऑफ, ये गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है 5/3। ये किसके लिए होता है आपको, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है। अच्छा डायटोमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा, फॉर डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1+2/5, यानी कि गामा दैट इज 7/5। याद है आप लोगों को, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि याद करने के लिए बोला जाता होगा वहां पे कि गामा जो होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5, ये हम लोग यूज करते हैं। अच्छा पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, तो यही से ये जो केमिस्ट्री में बताया था ना यहाँ पे कि गामा, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स में यही से कैलकुलेट होकर आता है, जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे अभी। तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक के लिए कितना आ जाएगा, पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेते हैं 7 लेते हैं, डायटोमिक के लिए 6 लेते हैं। तो गामा इक्वल टू 1+2/7 यानी कि 9/7, ये गामा का वैल्यू आ गया। तो आपको याद रखना है कि मोनोएटॉमिक के लिए सबसे पहले तो यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है, 1+2/f ही याद रखना है और यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। मोनोएटॉमिक के लिए गामा होता है 5/3, डायटोमिक के लिए होता है 7/5, पॉलीएटॉमिक के लिए होता है 9/7। इस तरीका से फिर अगर ट्रायटोमिक रहेगा तो यहाँ पर 6 रख देंगे हम लोग। इस तरीका से हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ए लाइट कंटेनर हैविंग अ डायटोमिक गैस इनक्लोज्ड विद इन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, mass of the gas is m and number of moles is n. What is the kinetic energy of gas with respect to center of mass of the system? What is the kinetic energy of gas with respect to ground? आप इसको सोल्व कर दीजिए तो फॉल्स देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं, सोल्व हो रहा है कि नहीं। ये इसमें रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट लगा हुआ है और गैस का तो है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको रोक के थोड़ा कीजिए, हम सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करें कि एक लाइट कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर दे रखा है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। और ये भी दे रखा है कि इस कंटेनर के पास मास नहीं है, ये कंटेनर के पास मास नहीं है। हैविंग अ डायटोमिक गैस, इसके अंदर क्या है, डायटोमिक गैस है कोई भी, ये दे रखा है। इनक्लोज्ड विथ इन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और ये कंटेनर ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही ना दे रखा है। ए लाइट कंटेनर हैविंग अ डायटोमिक गैस इनक्लोज्ड विथ इन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और डायटोमिक गैस इसके अंदर है और इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और ये खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन में मास ऑफ द गैस इज m, इस गैस का, कंटेनर का कोई मास नहीं है, गैस का मास m है और नंबर ऑफ मोल्स कितना है गैस का, वो n दे रखा है, इतना दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में। अब है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन इसी के सेंटर ऑफ मास में बैठ जाए, तो सेंटर ऑफ मास पर ही अगर कोई पर्सन बैठता है तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो अगर कोई पर्सन इसी में बैठ जाए, इसी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, तो इसी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने के बाद इसको सिर्फ क्या दिखाई देगा, गैस का ही वेलोसिटी फील होगा, इसका तो होगा नहीं, क्योंकि ये खुद बैठा हुआ है इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये खुद आगे बढ़ रहा है, कोई पर्सन है वो खुद आगे बढ़ रहा है, इसको ये वेलोसिटी तो फील नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इसी पर बैठा हुआ है, इसको सिर्फ क्या दिखाई देगा, गैस का वेलोसिटी दिखाई देगा। तो गैस के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना होगा, F/F इंटू nRT/2, यही ना होता है, F इंटू nRT/2। इन जनरली यही काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है सिस्टम का, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि सिर्फ गैस का ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर कोई इसी के सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है तो सिर्फ गैस का वेलोसिटी इसको दिखाई देगा। तो F क्या हो जाएगा 5/2 nRT। 5 क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस के लिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा 5/2 nRT। दिस इज द आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में अब क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये बताइए। देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये निकालिए ग्राउंड है आपका। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस इसका कितना हो जाएगा 5/2 nRT, यही है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो ये भी आगे देता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ गैस का भी इसके पास वेलोसिटी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी भी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया था किसके रिलेटिव में। और जब मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वहां पर बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर ये चीज आप मिस कर रहे हो थोड़ा सा कंसेप्ट, तो जब मैकेनिक्स पढ़ाए थे तो वहां पर आप जाकर थोड़ा देखिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का किस तरह से डील किया गया है, ठीक है। इसको नोट करना।